हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी हमारा जो पिछला टॉपिक था वो वर्णमाला को लेकर के था। हमने जो है वर्णमाला के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था। अब आगे हम बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है शब्द, जिसे हम बोलते हैं शब्द विचार। ठीक है, तो वर्ण विचार के बाद में दूसरा क्या आता है, शब्द विचार आता है। तो शब्द विचार की बात करें कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक जो वर्ण होते हैं, वर्ण क्या है, एक से अधिक, दो, तीन, चार, ये जो वर्ण है आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, ये शब्द का निर्माण कर रहे हैं। जैसे रा और माँ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, राम। राम एक क्या है, शब्द है। सी और ता दोनों मिलकर के क्या निर्माण कर रहे हैं, शब्द का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम सीता पढ़ते हैं। तो बात करेंगे शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो शब्दों को सबसे पहले चार वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, चार वर्गों में। पहला है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है रूप परिवर्तन या रूपांतर के आधार पर। चौथा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। क्लियर है। तो शब्द को चार भागों में विभाजित किया गया है, चार आधार पर विभाजित किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, रूप परिवर्तन या रूपांतर के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। क्लियर है। अब बात करेंगे हम अर्थ के आधार पर कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनको बोलने पर क्या हो रहा है, जिनको बोलने पर उनका अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे हम कोई बात बोलते हैं, किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सामने वाले को क्या होना चाहिए, उस अर्थ, शब्द के अर्थ का मतलब पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो क्या कहलाएगा, सार्थक कहलाएगा। निरर्थक की बात करें, ऐसे शब्द जिनको बोलने पर अर्थ क्या हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। जिनको बोलने पर अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको हिंदी व्याकरण प्रयोग में लाते हैं। कैसे लाते हैं, तो चलिए आगे बात करते हैं। सार्थक शब्द जिनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, उसमें हम लिखते हैं रोटी, कपड़ा या फिर मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि रोटी शब्द का अर्थ है, रोटी ऐसी चीज है जिसको हम खाने प्रयोग में ला रहे हैं। कपड़ा है जिसे हम पहनते हैं, मकान जहां हम पर रहते हैं। रोटी जिसे खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, और मकान का अर्थ क्या है कि जहां पर हम रह रहे हैं, जहां हमें छाया मिल रही है। निरर्थक शब्द क्या कहलाएगा, निरर्थक इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे हम बोलचाल की भाषा में लाते हैं कि रोटी और वोटी, तो वोटी शब्द क्या कहलाएगा, निरर्थक कहलाएगा। कपड़ा और वपड़ा, मकान और वकान, ऐसे जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं, निरर्थक। अर्थात इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि बोलचाल में या हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग कर देते हैं, है ना। पानी वानी, चाय वाय, खाना वाना, पीना वीना, तो ये जो शब्द है, पीना तो ठीक है, सार्थक है, लेकिन वीना क्या है, निरर्थक है, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसका बोलचाल की भाषा में प्रयोग में ला रहे हैं। तो आगे बात करेंगे। अगला है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के प्रकार हैं वो तीन प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनको खंडों को अलग करने पर, ऐसे शब्द जिनके खंडों को अलग कर देने पर उसका क्या हो रहा है, अर्थ निरर्थक हो जाता है, मतलब अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे हम यहाँ पर लिखें घोड़ा। अब घोड़ा को हम यहाँ पर इनके खंडों को अगर अलग करते हैं तो घो और ड़ा ये बचता है, अर्थात इनके खंडों को जैसे ही अलग कर देते हैं वो क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द की बात करें
ऐसे शब्द जिनके खंडों के अलग करने पर भी उसका अर्थ यथावत वही रहता है, उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जैसे हम बात करें विद्यालय, अगर हम विद्या और आलय को अलग करते हैं फिर भी उसका अर्थ ये वही यथावत रहता। आलय का अर्थ होता है स्थान और विद्या का मतलब होता है विद्या। इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात विद्यालय हो गया, रसोई घर हो गया, स्नान घर हो गया, शिवालय हो गया, देवालय हो गया, इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जब वो साथ में है तो भी अर्थ वही है, इनको अलग कर रहे हैं फिर भी अर्थ वही है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर तीसरा नंबर आता है योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे शब्द जो अपने ही अर्थ का एक और विशेष अर्थ बतलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? ऐसे शब्द जो अपने अर्थ का एक और विशेष अर्थ बतलाएं। जैसे एक मोनू है, मोनू का स्कूल का नाम एक और सोनू है, तो वो क्या कर रहा है? अपने अर्थ का एक और विशेष अर्थ मतलब एक दूसरा नाम भी बतला रहा है। इस प्रकार से क्या कहलाता है? योग रूढ़ कहलाता है। योग रूढ़ जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे लिखा है लंबोदर, तो लंबोदर का अर्थ एक निकल के आता है गणेश जी। पंकज अर्थात कीचड़ में खिलने वाला, विशेष अर्थ निकल के आ रहा है कमल। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। रूपांतर या रूप परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। तो एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। क्लियर है? रूप परिवर्तन या रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। विकारी क्या है? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, कारक और विभक्ति चिन्ह के लगने पर इनके रूपों में परिवर्तन हो जाए वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द क्या है? जिनके रूपों में परिवर्तन हो जाए। इनका प्रकार ही है रूप परिवर्तन या रूपांतर के आधार पर। इसी में पूरा व्याकरण है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, पुरुष, वचन, कारक, ये जितना भी हम पढ़ते हैं व्याकरण में सभी क्या होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं। इनके रूपों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है? तो ये क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द क्या है? कि इन सभी के लगने पर भी इसके रूपों में परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाएगा? अविकारी। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, कारक, विभक्ति चिन्ह के लगने पर भी रूप में परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी क्या है? जिनके रूप में परिवर्तन हो जाए। अविकारी क्या है? जिनके रूप में परिवर्तन ना हो। और अविकारी ही अव्यय कहलाता है, जिसमें हम क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ये सारा कुछ हम कहाँ पढ़ते हैं? अविकारी। अब रूपों परिवर्तन कैसे होगा? जैसे विकारी शब्द में हमने यहाँ पे लिखा लड़का। अब लड़का का पुल्लिंग रूप स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लड़की। अर्थात इनके रूपों में क्या हो गया? इनके रूपों में परिवर्तन हो गया। अब लड़की से हम बहुवचन बना देते हैं तो क्या हो जाता है? लड़कियां। तो इस तरीके से इनके रूप में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? विकारी कहलाएगा। अविकारी क्या है? जैसे मान लीजिए हम लिखे आज, कल, इधर, उधर, ये शब्द क्या कहलाएंगे? ये शब्द कहलाते हैं अविकारी, क्योंकि आज का आजो, कल का कलो, इधर का इधरी, उधर का उधरी नहीं हो सकता। आज का आज ही रहेगा, कल का कल ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? तो विकारी का मतलब है जिनके रूपों में परिवर्तन हो जाता है, अविकारी का मतलब है जिनके रूपों में परिवर्तन नहीं होता। आगे बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और 5वां है संकर। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम शब्द क्या है? किसे कहते हैं तत्सम शब्द? तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और संस्कृत के शब्दों को यथावत कहाँ रख दिया जाता है? हिंदी व्याकरण में प्रयोग में किया जाता है। ये क्या कहलाते हैं? तत्सम। जैसे रात्रि, अग्नि, सायं, प्रातः, ऐसे जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? ये संस्कृत के शब्द हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है?
तत्सम शब्द कहा जाता है। और तत्सम ही क्या है, ये है उत्पत्ति के आधार पे पहला प्रकार, जिसका हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण में करते हैं। इसके बाद आते हैं तद्भव। तद्भव का अर्थ है हिंदी व्याकरण के ही शब्द जिनका रूपांतरण करके हिंदी व्याकरण में प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी के ऐसे शब्द जिनका रूपांतरण करके हिंदी में ही प्रयोग में लाया जाता है, जैसे रात, आग, शाम, सुबह, ये क्या है, तद्भव शब्द है। क्लियर है। तत्सम संस्कृत के शब्द, तद्भव हिंदी के शब्द, देशज ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय भाषा में बोले जाते हैं, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय अपने अपने क्षेत्र में बोले जाते हैं और उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, हिंदी व्याकरण में किया जाता है। क्लियर है। तो क्षेत्रीय भाषा के जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, झोला, कटोरा, भगोना आदि। क्योंकि इन शब्दों का क्षेत्र की भाषा में अलग अलग कई प्रकार के जो है शब्द निकल करके आते हैं। जैसे पगड़ी को हम टोपी भी कह सकते हैं, झोला को हम बैग भी बोलते हैं, थैला भी बोलते हैं। ठीक है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग जो है क्षेत्रीय भाषा के शब्द बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे विदेशज। विदेशज का मतलब है जो विदेशी भाषा से लिए गए, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का शासन भी रहा है, पुर्तगालियों का भी रहा है, फ्रांसीसियों का भी रहा है, अरबियों का भी रहा है। तो इन विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं जिनका हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण में कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे विदेशज में, जैसे हमने लिखा यहाँ पर डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, विदेशज शब्द है। इंजीनियर, रेल, आल्पिन, टेबल, ये शब्द क्या है, विदेशज शब्द है। अर्थात इंग्लिश के शब्द, अरबी शब्द, पुर्तगाली, इटालियन, फ्रांसीसी, ये जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, विदेशज शब्द कह रहे हैं। चलिए अंतिम है संकर शब्द। संकर शब्द आप बहुत अच्छे समझिएगा। संकर शब्द ऐसे शब्द हैं जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर के बने। दो भिन्न भाषा मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मिक्स कर दिया गया और उससे जो शब्द बना वो क्या कहलाया, संकर शब्द कहलाया। तो संकर शब्द कैसे कहलाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं रेलगाड़ी, रेल गाड़ी। अब ये जो शब्द है वो किससे मिलकर के बना है, संकर शब्द है ये। तो रेल किससे मिलकर बना, रेल है इंग्लिश अर्थात विदेशज, और गाड़ी है हिंदी। तो हिंदी और अंग्रेजी मिलकर के क्या बनाए, उन्होंने रेल गाड़ी बनाया। इसके बाद आता है वर्ष और गांठ। वर्ष तत्सम है, गांठ तद्भव है, और दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, संकर शब्द का निर्माण करते। इसी तरीके से ये जो मिलकर के दो भिन्न भाषाओं के शब्द जो आपस मिलकर के बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अर्थ के आधार पर जो सार्थक शब्द, रोटी, रोटी कैसे शब्द है, रोटी सार्थक शब्द है। कपड़ा सार्थक शब्द है, ठीक है। रोटी सार्थक है और ये क्या कहलाते हैं, और निरर्थक क्या है, मोटी कपड़ा या मकान। जहां पर अर्थ स्पष्ट हो रहा हो, जहां अर्थ स्पष्ट ना हो रहा हो, वो क्रमशः सार्थक और निरर्थक कहलाते हैं। रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ घोड़ा जिनके खंडों को अलग कर देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं। जिनके खंडों को अलग करने पर भी अर्थ वही रहता है वो यौगिक कहलाते हैं। जो अपना एक विशेष अर्थ बतलाते हैं वो योग रूढ़ कहलाते हैं। फिर आता है रूपांतर या रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब है जिनके रूपों में परिवर्तन हो जाता है वो विकारी कहलाते हैं, जिनके रूपों में परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी कहलाते हैं। पूरा डिटेल बढ़ेंगे व्याकरण में अधिकारी और विकारी के बारे में, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द जिनका हम क्या करते हैं, यथावत हिंदी व्याकरण प्रयोग में लाते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तद्भव का मतलब है हिंदी के ऐसे शब्द का रूपांतरण करके हिंदी व्याकरण प्रयोग में लाया जाता है, वो तद्भव कहलाते हैं। देशज शब्द है क्षेत्रीय भाषा में बोले जाने वाले शब्द जिनका प्रयोग हिंदी, जैसे मान लीजिए कि कोई कहानी ब्रज भाषा में लिखी गई है तो जो क्षेत्रीय ब्रज भाषा की बोली होगी, जो भाषाएं होगी, उसी का प्रयोग हम हिंदी में करेंगे। अगर मालवी क्षेत्र की कोई कहानी लिखी जा रही है
भोजपुरी लिखी जा रही है, बुंदेलखंडी लिखी जा रही है। जो शब्द होंगे कैसे होंगे, जो टेक्निकल शब्द होंगे वो उसी क्षेत्र के लिखे गए होंगे, है ना। जो क्या होता है कहानियों में लिखा जाता है। फिर होता है विदेशज। विदेशज का मतलब है जो विदेशी भाषा, जैसे अंग्रेजी है, इटालियन है, फ्रांसीसी है, जर्मन है, कोई भी ले लीजिए आप, उर्दू है, ये सब क्या कहलाएंगे, विदेशज कहलाएंगे। संकर, दो भिन्न भाषाओं से मिलकर के बने शब्द क्या कहलाते हैं, संकर कहलाते हैं। ये वीडियो वर्मिदा वर्ग 3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 नंबर की जो हिंदी है वो गद्यांश और पद्यांश के हिसाब से जो पूछने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है उनके लिए। तो ये जो वीडियो है तो उसको पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने छोटी छोटी चीजें जो है कम शब्दों में बयां कर दी आपके सामने। तो ये आपका जो है शब्द विचार यहाँ से कंप्लीट होता है। अब आगे जब हम कल से बढ़ेंगे तो अब शुरुआत करेंगे हिंदी व्याकरण की, जिसमें हम संज्ञा से लेकर के पूरा संधि समास तक जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।